हेलो गाइस, दिस इज़ धीरज कोरियन। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, चैप्टर 19 क्लास 11 बायोलॉजी का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा और इस चैप्टर में हम बंद करो यार। इस चैप्टर में हम सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और ये सब जानेंगे कि हार्मोन्स का खेल क्या होता है। प्लस इसके चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ हैं जो मेरे आसपास वाले लोगों को देखा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। तो हर एक लाइन को पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, और ट्रस्ट मी, हर एक लाइन अगर हमने पढ़ लिया और समझ लिया कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, तो आपका 360 आउट ऑफ 360 बायो में कहीं नहीं गया है। और मैंने इस साल नीट दिलाया था और इसमें अच्छे से आया था क्वेश्चन। यू हैव learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs। हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट जल्दी से कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब हमारा ऑर्गन्स बॉडी का एक साथ काम करना। among organs the neural coordination is fast but short lived। देखो, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत तेज़ है। जिसके हमने सोचा कि मेरे को अपना ये हाथ इधर करना है, तुरंत हो गया। मुंह चलाना है, तुरंत हो गया। ये फास्ट तो है लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। और एज द नर्व्स फाइबर्स डू नॉट इंटरवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। तो उनका मतलब है कि जो नर्व फाइबर्स है वो हर एक सेल तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए क्या ज़रूरी है? एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए ज़रूरी है। और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है और न्यूरल सिस्टम है ना, वो साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके हमारा जो एक्शन है हर चीज़ वो अच्छे से हो पाता है। आई स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। मतलब एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब साथ बहुत सारी चीज़ों को साथ में काम करना, और इंटीग्रेशन मतलब सारी चीज़ों को जोड़ना, वो एक साथ करना ज़रूरी है। दिस फंक्शन इज़ कैरिड आउट बाई हार्मोन्स। तो ये फंक्शन मतलब वो फंक्शन जहाँ हमारा नर्व फाइबर पहुँच नहीं पाता वहाँ हमारा हार्मोन्स पहुँच जाता है। ये फंक्शन हार्मोन्स की मदद से होता है। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है वो दोनों साथ ही साथ काम करता है। तो क्या बोला? जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है दोनों साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारा कौन सा फंक्शन? फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो हमारे 19 पॉइंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्ट्स ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनके अंदर डक्ट नहीं होता। डक्ट मतलब गड्ढे। मतलब क्या यार, इन लोग डायरेक्टली बॉडी में अपने हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, कभी स्टोर नहीं करते। देयर सिक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है उन्हीं को हम हार्मोन्स कहते हैं। और द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। क्लासिकल डेफिनेशन क्या था हार्मोन का? कि ये केमिकल प्रोड्यूस्ड है एंडोक्राइन। ये वो केमिकल है जो एंडोक्राइन द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारे ब्लड में रिलीज़ होते हैं। प्लस ये जो दूर ऑर्गन है उस पर ये टारगेट करते हैं। ये इसका ट्रेडिशनल डेफिनेशन था। लेकिन अब इसका करंट डेफिनेशन क्या है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच आर एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। मतलब कि नॉन न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, हमें खाना देते हैं। और हार्मोन्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो हमें खाना नहीं देते, मतलब नॉन न्यूट्रिएंट। आई होप समझ रहे हो यार। और ये किसकी तरह काम करता है? इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। किसके बीच? हमारे ऑर्गन्स और हमारे शरीर के बीच। ये एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। प्लस ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाई द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारा जो नया डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करता है हमारे हार्मोन्स के ग्रुप में। इनवर्टिब्रेट्स पोसेसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन्स वेयरएस लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द
इनवर्टिब्रेट। तो ये देखो यार, हमारा जो इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनका रीढ़ की हड्डी, वो जानवर जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होते, उनके अंदर जो हॉर्मोन्स है वो कम होते हैं किसके मुकाबले, वर्टिब्रेट्स के मुकाबले, और काफ़ी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं उनके अंदर। और जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रकार के हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड हियर। हम इस चैप्टर में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 19.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स produce different parts of our body constitute endocrine system. The endocrine glands and hormone producing diffuse cells located in different parts of the body constitute the endocrine system. तो endocrine system में क्या आ जाएगा, वो endocrine glands प्लस वो हार्मोन रिलीजिंग टिश्यूज़ या फिर सेल्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, वो सारे दोनों मिला के हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कहलाएगा। और इसमें कौन कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड अब डायग्राम में देखना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनैड्स। गोनैड्स मतलब हमारा जो टेस्टिस मेल्स में और ओवरी फीमेल्स में। आर ऑर्गेनाइज बॉडीज इन आर एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। तो इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म है। अब जब भी कहीं पे भी कोई सीरीज़ देखो तो उसका सबको पहला लेटर दिमाग में रखो और कुछ वर्ड बनाओ, जैसे कि पीपी टैप पीटीजी, पीपी टैप पीटीजी, पीपी पिट्यूटरी पिनियल एंड टैप में का मतलब थायराइड, एड्रेनल एंड पैनक्रियास। टैप एंड देन लास्ट 3 वर्ड पीटीजी। पीटीजी मीन्स पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनैड्स, या फिर कोई दूसरा ट्रिक यूज़ कर सकते हो, मेरे को यही ज़्यादा सिंपल लगता है। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स, एग्जाम्पल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। इसके अलावा हमारा जो अदर ऑर्गन्स है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारा जो स्टमक का पार्ट है वो वाला हिस्सा, प्लस लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हमारा सारे एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में प्लस हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में नीचे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। 19.2.1 पहला है हाइपोथैलेमस। As you know, hypothalamus is the basal part of the diaphragm. Forebrain, देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, हमारा जो दिमाग है उसमें तीन पार्ट है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो उसके फोरब्रेन के नीचे एक और हिस्सा है डायफ्राम, तो उसके बेसल पार्ट वाला रीजन में ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। ये एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, और ये काफ़ी रेंज वाला काम करता है, मतलब बहुत तरीके का बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लाई विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये यहाँ पे लाइन नोट करिएगा, कौन सा सेल, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जिसको हम न्यूक्लाई बोलते हैं, वो क्या करता है, हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी। दिस हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स सिंथेसाइज करते हैं, प्लस ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं किसको, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंथेसिस मतलब बनना और सिक्रेशन मतलब रिलीज करना। कौन सा हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप्स। हमारा जो हाइपोथैलेमस जो रिलीज़ करता है वो 2 तरह के होते हैं। पहला रिलीजिंग हार्मोन्स, वो हार्मोन्स releasing hormone which stimulates secretion of pituitary hormones. क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी को, ताकि वो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए
रिलीज मतलब पिट्यूटरी को ये आज्ञा देते हैं कि ये हार्मोन्स रिलीज़ कर सकता है, इसको हम रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स मतलब वो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी को बंद करा देते हैं, मतलब उससे हार्मोन्स को रुकवा देते हैं। इसको हम वाइफ की पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में GnRH, ये क्या करता है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो हमारा पहला हार्मोन है, यहाँ पे ऊपर में एक छोटा सा 1 करके डॉट कर बना लेना है, गोनाडोट्रोपिन। ये हमारे पिट्यूटरी को सिंथेसाइज करता है और गोनाडोट्रोपिन का रिलीज़ करवाता है। और दूसरी तरफ हमारा जो सोमैटोस्टैटिन है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। दूसरा है दिस हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक ये हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं और ये एक्सॉन से पास होते हैं। एक्सॉन मतलब हमारा जो न्यूरॉन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल है, उसमें जो पार्ट है उसका हिस्सा है, बीच का हिस्सा एक्सॉन, एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। मतलब न्यूरॉन से हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से रिलीज़ होता है, ओरिजिनेट होता है, देन एक्सॉन से पास होता है एंड रिलीज़ होता है नर्व एंडिंग से। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रीच करते हैं थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब पिट्यूटरी के भी दो हिस्से हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी ये दिस हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हुए ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं किसके थ्रू, थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड क्या रेगुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। मतलब पिट्यूटरी के दो हिस्से हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये हार्मोन्स के थ्रू कनेक्टेड होता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है। यहाँ से एक पूछ सकता है क्वेश्चन बना के, एनटीए कुछ भी कर सकता है भाई। 19.2.2 द पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज located in bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk. धूप हो गया है, अंधेरा हो गया है। The pituitary gland is located in bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk. तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी से कनेक्टेड रहता है। यार काफ़ी बेकार लग रहा हूँ, आँख भी दर्द हो रहा है, नीचे चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बोनी कैविटी, एक बोनी कैविटी से कनेक्टेड रहता है, लोकेटेड रहता है वहाँ पे, जिसका नाम है सेला टर्सिका, एंड हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से अटैच रहता है। एंड इट इज़ एनाटोमिकली डिवाइडेड इनटू, एनाटोमिकली मतलब अंदर से, इनटू एडेनोहाइपोफिसिस एंड न्यूरोहाइपोफिसिस। मतलब दो हिस्सों में डिवाइड रहता है, एडेनोहाइपोफिसिस हाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफिसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, 2 पोर्शन से कंसिस्ट रहता है। एडेनोहाइपोफिसिस, माय मिस्टेक। पहला है पार्स डिस्टालिस एंड दूसरा रीज़न है पार्स इंटरमीडिया। मतलब एडेनोहाइपोफिसिस के भी 2 हिस्से हैं, एक पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन GH एंड प्रोलैक्टिन PRL।
पहला, एंड दूसरा इज़ प्रोलैक्टिन PRL, एंड तीसरा इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। चौथा एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एंड पांचवा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड छठा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पार्स डिजिटालिस प्रोड्यूस करते हैं, एंड द पार्स इंटरमीडिया प्रोड्यूसेस ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिमेंबर, कौन सा? पार्स इंटरमीडिया खाली एक ही हार्मोन रिलीज करता है, वो कौन सा है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। न्यूरोहिपोफाइसिस पार्स नर्वोसा ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स TSH and adrenocorticotropic hormone. तो however in humans pars intermedia is almost merged with pars distalis। तो हम ह्यूमंस में जो पार्स इंटरमीडिया है वो लगभग जुड़ा ही रहता है डिस्टालिस से, पार्स डिस्टालिस से। एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा ये एडेनोफाइसिस का दूसरा भाई है, और अभी जो हमने पढ़ा वो एडेनोफाइसिस के बच्चे समझो, और ये इसका भाई समझो न्यूरोहाइपोफाइसिस का। पार्स नर्वोसा ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन्स स्टोर करके रखता है और रिलीज करते हैं कौन सा? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओवर सिक्रेशन ऑफ GH, तो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस किससे मतलब इसको हाइपोथैलेमस बना के रखता है, मतलब सिंथेसाइज मतलब बनाता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक्सोनली मतलब एक्सॉन्स है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसफ़र होकर रखता है। और ओवर सिक्रेशन ऑफ कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स। आप ओवर सिक्रेशन ऑफ GH स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू गाइगेंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा बॉडी में तो एक एबनॉर्मल ग्रोथ कंडीशन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं गाइगेंटिज्म। अपने जो खली पाजी हैं, खली WWE के चैम्पियन हैं, जानते होंगे यार आप, तो उनको ये है मेरे ख्याल से। एंड लो सिक्रेशन ऑफ GH रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अगर ये कम हुआ तो एक दूसरा कंडीशन हो जाएगा जिससे हमारा ग्रोथ है वो काफ़ी रुक जाएगा, इसे हम पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहते हैं। अगर एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस कॉल्ड एक्रोमेगाली। अगर जो ग्रोथ हार्मोन है वो मिडिल एज में मतलब 20 साल से ऊपर मेरे ख्याल से, फिर 30-40 के एज में अगर ये बढ़ा तो एक दूसरा रेयर कंडीशन हो जाएगा जिसे कहते हैं एक्रोमेगाली। हमारा फेस टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, जिससे हमारा मौत भी हो सकता है अगर चेक नहीं हुआ तो। विच द डिसीज इज़ हार्ड टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स। इसे डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल है अर्ली स्टेज में, एंड अनडिटेक्टेड रहता है काफ़ी सालों तक। अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, जब तक कि बाहर में कोई दूसरा चेंज ना आए। द डिसीज अगला है प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। तो ये प्रोलैक्टिन है ना, वो मेमोरी ग्लैंड्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, प्लस मिल्क सिक्रेशन में भी मदद करता है। जब बच्चा प्रेग्नेंट मतलब जब मम्मी का मतलब जब फीमेल्स का डिलीवरी होता है तब भी ये एक्टिवेट होता है। एंड TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। और जो TSH है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है एंड सिक्रेट करता है। किससे? कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। और हमारा जो ACTH है, ACTH का फुल फॉर्म क्या था? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये करता है स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कॉल्ड
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये ACTH क्या करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन फ्रॉम ग्लूको, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कहाँ से? एड्रेनल कॉर्टेक्स से। और हमारा LH इन FSH है, वो स्टिमुलेट करते हैं हमारा गोनेडल एक्टिविटी एंड हैंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन्स। और मेल्स में LH stimulates the synthesis and secretion of hormones called androgens from testes। हालांकि LH और FSH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है गोनेडल एक्टिविटी, मतलब हमारा जो गोनैड्स हैं, टेस्टिस या फिर ओवरी, उनको स्टिमुलेट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। हमारा जो LH है वो मेल्स में सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करते हैं एंड्रोजन्स का फ्रॉम टेस्टिस। और मेल्स में FSH क्या करता है? FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म बनाने के काम करता है FSH एंड एंड्रोजन। और फीमेल्स में LH क्या करता है? LH induces ovulation of fully mature follicles, Graafian follicles, and maintains the corpus luteum from the remnants of the Graafian follicles after ovulation। तो फीमेल्स में LH क्या करता है? फुली मैच्योर फॉलिकल्स को इंड्यूस करते हैं, मतलब इंड्यूसेस मतलब प्रेरित करना, ओवरी फॉलिकल्स को इंड्यूस करते हैं। और प्लस कॉर्पस लूटियम है, ये हमारा जो क्या बोलते हैं पीरियड्स हैं होते हैं, वो वहाँ पे कॉर्पस लूटियम होता है। फॉर्म फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर द ओवुलेशन। जब भी ओवुलेशन होता है, मतलब जब भी एक रिलीज होता है, तब ग्राफियन फॉलिकल्स यार हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। फिर भी जब जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट जब बनता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट फर्दर डिवाइड होके ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। और FSH स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स के केस में बता रहे हैं। FSH क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स इन फीमेल्स। FSH ग्रोथ और डेवलपमेंट का मदद करता है फीमेल्स में, इसका ओवियल फॉलिकल्स का। एंड MSH क्या करता है? MSH एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। मतलब यही रीज़न है हमारी गोरे वगैरह होने का। कोरियन लोग के में ज़्यादा होता होगा। एनीवेज, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी। ऑक्सीटोसिन है हमारे स्मूथ मसल में एक्ट करता है एंड क्या करता है? उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और फीमेल्स में इट स्टिमुलेट्स वाइगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब भी डिलीवरी होने वाला होता है तब ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है और ये डिलीवरी करवाता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा के। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, प्लस मिल्क इजेक्शन करने में मदद करता है मेमरी ग्लैंड से। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायूरेसिस। हमारा जो वैसोप्रेसिन है वो मेनली किडनी पे काम करता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी कभी कहाँ से? डिस्टल ट्यूब्यूल्स है। डिस्टल ट्यूब्यूल कहाँ पे होता है? न्यूफ्रॉन का पार्ट है। एंड ये देयर बाई रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। जब भी लॉस ऑफ वाटर हो यूरिन से, उसे कहते हैं डायूरेसिस। एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। इसलिए वैसोप्रेसिन को हम ADH कहते हैं। आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि वाई वैसोप्रेसिन इज कॉल्ड ADH, तो आप इसका रीज़न दे सकते हो मेरे ख्याल से। An impairment affecting synthesis or release of ADH result in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration।
An impairment affecting synthesis or release of ADH results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. ये क्वेश्चन, ये डायबिटीज इंसिपिडस को एकदम याद कर लो यार. ये कहीं पे एक और वर्ड है ऐसा मिलता जुलता, कंफ्यूज करता है. तो जब भी डायबिटीज इंसिपिडस आएगा तो ADH उसके आसपास रहेगा तो उसमें टिक मार देना. कटा है मेरा नंबर इसमें. टेस्ट में, नीट में तो नहीं आया था मेरे ख्याल से ये. तो जब भी ADPH के रिलीज में या फिर सिंथेसिस में कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमारा जो किडनी है वो वाटर कंजर्व नहीं कर पाता और इससे एक वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन होता है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस. 19.2.3 द पीनियल ग्लैंड. द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन. हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में होता है. मतलब डोर्सल मतलब पिछला साइड, ये हमारा वेंट्रल, सामने वाला हिस्सा वेंट्रल एंड पीछे वाला हिस्सा डोर्सल. पीनियल सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन. ये हमारा जो पीनियल है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन. मेलाटोनिन इसी की वजह से हमारा जो स्लीप साइकिल है वो होता है 24 आवर. मेलाटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythms of sleep wake cycle. तो रात भर जो चैटिंग करके अपना ये मेलाटोनिन का साइकिल बिगाड़ते हो वो करना बंद कर दो. मैं भी किसको सिखा रहा हूँ यार, मेरे को खुद सीखना पड़ेगा फ़िलहाल, सॉरी. एंड ये काफ़ी ज़रूरी है, मैंने बुक में भी पढ़ा था. अगर आपका स्लीप सही है तो आपका जो लाइफ है वो ज़्यादा रहेगा. लेकिन ट्राई करते हैं हेल्दी रहने का. ये आपका स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है प्लस बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म. प्लस ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म, इसलिए अगर रात भर जागोगे तो वो तुम्हारा पेट बिगड़ेगा. मेटाबॉलिज्म प्लस पिगमेंटेशन, पिंपल इसी की वजह से होता है. और प्लस गर्ल्स का तो नहीं पता, सॉरी आई डोंट नो, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी. मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस डिफेंस कैपेबिलिटी को ये कंट्रोल करता है. तो कितने सारे नुकसान हैं अगर बिगड़ा तो ये. फिर अगला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज कम्पोज्ड ऑफ 2 lobes विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो विंड पाइप के सामने है उसके बगल में रहते हैं. 2 lobes रहते हैं इसके, दोनों साइड में लगा रहते हैं. तो आप फिगर 19.3a में देख सकते हो. हाँ, और ये डायग्राम देखते रहना भाई, पूछ सकता है कि लेबल करने वाले में यहाँ पे A पे क्या है, B पे क्या है, ऐसा क्वेश्चन. थायराइड ग्लैंड, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू कॉल्ड isthmus. ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक थिन फ्लैप से जिसका हम कहते हैं isthmus. द थायराइड ग्लैंड इज कम्पोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज. ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज से बना रहता है, कंपोज हुआ रहता है. ईच थायराइड फॉलिकल इज कम्पोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी. हर एक थायराइड फॉलिकल कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, मतलब सेल से ही बना होता है, फॉलिकुलर सेल से, और एक कैविटी बनाता है. दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स. ये 2 हार्मोन्स बनाते हैं. पहला है टेट्राआयोडोथायरोनिन और दूसरा थायरोक्सिन. सॉरी, दोनों सेम ही है. थायरोक्सिन किसको बोलते हैं? टेट्राआयोडोथायरोनिन. मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग. एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये 2 हार्मोन बनाते हैं. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड. तो आयोडीन इसलिए एसेंशियल है ताकि हमारा जो हम हार्मोन सिंथेसिस है हमारे थायराइड में वो ठीक से हो सके. द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म. जब भी हमारे डाइट में आयोडीन की कमी हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा. हाइपो मतलब कम, और इस वजह से हमारे जो थायराइड ग्लैंड का ना इनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा. और कईयों को देखोगे तो आपका गोइटर हो जाता है उनको. और हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉसेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट
एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, क्रेटिनिज्म। अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म हो गया प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चा क्रेटिनिज्म से गुजरेगा, जिससे बच्चे का ठीक से ग्रोथ नहीं होता और स्टंटेड ग्रोथ होता है, प्लस मेंटल रिटार्डेशन। मतलब वो मेरी बहन ही है यार, ये मेरे ख्याल से ये केस। लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूसम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ हो सकते हैं। इनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होगा, मतलब दिमाग की थोड़ा कमी, प्लस लो इंटेलिजेंस, एबनॉर्मल स्किन, प्लस डेफ म्यूटिज्म एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं। इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। एडल्ट वुमेन में उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिगड़ सकता है ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स is increased to abnormal high levels, leading to a condition called hyperthyroidism. अगर कैंसर हुआ थायराइड ग्लैंड में और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, तो जो रेट ऑफ सिंथेसिस है या फिर सिक्रेशन है थायराइड हार्मोन्स का वो बढ़ जाएगा, हाई लेवल हो जाएगा, जिस वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाएगा। हाइपर मतलब ज़्यादा एंड हाइपो मतलब कम, जिस वजह से हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी है वो एडवर्सली अफेक्ट होगा। और एक्सोथैल्मिक गोइटर इज फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। एक्सोथैल्मिक गोइटर है वो इसी का रूप है। करेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का इसमें भी इनलार्जमेंट हो जाएगा, प्लस प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। यार ये केस मेरे बहन के साथ हो चुका है मेरे ख्याल से। आँख लगभग बाहर आने वाला होता है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारा जो खाने पचाने का खाना पचाने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाता होगा, प्लस वेट लॉस होता है यार, और इसे हम ग्रेव्स डिसीज के नाम से भी जानते हैं। एक्सोथैल्मिक गोइटर, ग्रेव्स डिसीज एमसीक्यू में आ सकता है। माइंड इट। द थायराइड हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट कंफर्म कर लेते हैं। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी और योर बॉडी यूजेस एट रेस्ट टू मेंटेन बेसिक बॉडीली फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड ग्रोथ। मतलब यार वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है या फिर यूज़ करती है जब हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होता है, जैसे कि ब्रीथिंग के लिए और क्या सर्कुलेशन के लिए या फिर सेल ग्रोथ के लिए। ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट। These hormones also support the process of red blood cell formation. ये hormones red blood cell formation में भी मदद करते हैं। The thyroid hormone control the metabolism of carbohydrate, protein and fats. प्लस ये मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है किसके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के। मेंटेनेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। कितना काम करते हैं भाई, तुम्हारे भाई की तरह। झूठ बोल रहा है शायद। एनीवेज, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सेक्रेट्स अ प्रोटीन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ये एक और हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, जो करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल। पैराथायराइड हार्मोन्स, अगला हार्मोन, पांचवा हार्मोन। इन ह्यूमंस 4 पैराथायराइड हार्मोन parathyroid hormones. In humans, 4 parathyroid hormones glands are present on the back side of the thyroid gland. Thyroid gland के back side में present होता है। 1 pair each in 2 lobes of the thyroid gland. एक पेयर होते हैं और एक पेयर में 2 होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 19.3b. The parathyroid gland secrete a peptide hormone called parathyroid हार्मोन। द पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, PTH। द सिक्रेशन ऑफ PTH इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस।
तो जो PTH है किसके द्वारा रेगुलेट होता है? कैल्शियम आयंस के द्वारा। पैराथायराइड हार्मोन्स इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल्स बढ़ाता है। एंड PTH एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्सॉर्प्शन, डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। तो ये बोन्स में भी मदद करते हैं यार, क्या करने के लिए? रिजॉर्प्शन, बगल में मीनिंग देख लेना। एंड PTH ऑल्सो स्टिमुलेट्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाई रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम अब्सॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। मतलब ये अब्सॉर्प्शन में मदद करता है किसका? कैल्शियम, 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 हर जगह कैल्शियम, चाहे वो रीनल ट्यूब्यूल हो या फिर कहाँ गया, डाइजेस्टेड फूड हो। इट इज़ थस क्लियर दैट PTH इज़ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। जब भी एक वर्ड दिख जाए हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, तो क्या बोलोगे तुम लोग? PTH। ये मेरे को भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी नेट दिलाऊंगा यार। It is increased the blood calcium levels along with TCT. It plays a significant role in calcium balance in the body. Along with TCT, ये और TCT मिलके कैल्शियम लेवल्स का बैलेंस करते हैं। अगला हार्मोन